नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब बीएड एंट्रांस के लिए एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। और पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए हम डिटेल्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं अपने हर सीरीज में। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। देखिए एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। लेकिन कल के लिए पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। तो पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल, याद रखना है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? शीला कौल। अगर कुछ और तथ्यों की हम बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर, तो पहले चीफ कमिश्नर का नाम था एनसी मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये एंट्रांस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था मिर्जा हमीदुल्ला बेग। तो मिर्जा हमीदुल्ला बेग मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, एचपी हाई कोर्ट के पहले। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर थे जयवंत राम। अगर पूछा जाएगा पहली महिला स्पीकर, तो पहली महिला स्पीकर कौन थी? विद्या स्टोक्स। याद रखना क्या नाम था? विद्या स्टोक्स। अगर पूछे जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो इनका नाम था के एल मेहता। क्या नाम था? के एल मेहता। देखिए मेहर चंद महाजन कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। अगर मैं मेहर चंद महाजन की बात करता हूँ, तो मेहरचंद महाजन जो है ये पहले व्यक्ति थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे थे। हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश की पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? देखिए हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना। देखिए पार्वती 1, पार्वती 2, पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना है। ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट इसको किया जाता है? तो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है एनएचपीसी। एनएचपीसी का जो पूरा नाम है वह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। अगर मैं बात करता हूँ पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना की, भैया मेगावाट में भी पूछा जा सकता है। कितने मेगावाट की है? 520 मेगावाट की। ये भी आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अक्सर पूछा जाता है कि जो पार्वती 1 जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है, तो ये 2051 मेगावाट की है। कौन सी नदी पे है? ब्यास नदी पे है। दूसरी, ये आपने खुद ढूंढना है कि व्यास नदी पे है या फिर ये पार्वती नदी पे है। पार्वती जल विद्युत परियोजना मेगावाट में मैं आपको बता रहा हूँ कितने मेगावाट है, 2051 मेगावाट की है और ये कुल्लू जिले में स्थित है। देखिए कुछ और जल विद्युत परियोजना जैसे कि पेपर में आपको पूछी जाती है, जैसे कि करछम बांगटू कितने मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की है। कोल डेम जल विद्युत परियोजना, कोल डेम जो है वो 800 मेगावाट की है। शोंग टोंग जो है वो 400 मेगावाट की है भैया। गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली परियोजना कौन सी? गिरी परियोजना। बीएड एंट्रांस में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कितने मेगावाट की है? 60 मेगावाट। याद रखेंगे भैया, गिरी परियोजना सिरमौर जिले में है और कितने मेगावाट की है? 60 मेगावाट की है। धौला शीत परियोजना हमीरपुर में है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। ये कितने मेगावाट की है? 66 मेगावाट की। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो 20 जून को जो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जीके के वो यहीं से दिखने वाला है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? एसपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस ईयर। तो कब बना था भाई बिजली बोर्ड? तो हिमाचल प्रदेश जो बिजली बोर्ड जो बना था ये बना था 1971 में। भाई बिजली बोर्ड तो 1971 में बना, लेकिन इसके अलावा 1971 में क्या बना? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी 1971 में बना है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एचपीपीएससी, भाई याद रखना एचपीपीएससी भी 1971 में ही बना था। बिजली बोर्ड भी 1971 में बना था और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी कब मिला था? 1971 में ही मिला था। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट भी कब बना था? हाई कोर्ट भी जो है 1971 में ही बना था। और हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है जिनकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूँ, इनका नाम है मिर्जा हमीदुल्ला बेग। पूछा जाता है कई बार कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश में ही रही थी, इनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था? लीला सेठ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? प्रथम हिमाचली खिलाड़ी पूछी गई है। देखिए अर्जुन अवार्ड मिला था और प्रथम हिमाचली थी, तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी का नाम सुमन रावत था। कब इनको मिला था? 1987। देखिए दोस्तों, परशुराम पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी कौन थी, या पहले व्यक्ति या पहली महिला कौन थी? सुमन रावत ही थी। और अर्जुन अवार्ड भी सबसे पहले किसको मिला था? सुमन रावत को मिला था। देखिए कुछ और भी यहाँ पर
प्लेयर्स है जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था हिमाचल में, जैसे कि विजय कुमार को 2007 में मिला था, निशानेबाज थे विजय कुमार। अगर मैं बात करता हूँ अजय ठाकुर, कबड्डी से इनका संबंध है, अजय ठाकुर को भी मिला है, शमशेर जंग को भी मिल चुका है, सीता गोस्वामी को मिल चुका है। और हाल ही में अभी 2023-24 में जो अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, इसमें हिमाचल की एक कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी को भी क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड। ये भी क्वेश्चन आपको बीएड एंट्रांस में जरूर दिख सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, चंबा कशीदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली। देखिए दोस्तों, चंबा का रुमाल बड़ा फेमस है और चंबा के रुमाल में जो इनमें से गहन रुचि किसके द्वारा ली गई थी, तो इसका राइट आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है वो चंबा के रुमाल के प्रवर्तन में गहन रुचि ली थी। अगर मैं बात करता हूँ चंबा की, देखिए चंबा से ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं चंबा की बात करता हूँ तो इस चंबा शहर को जो है वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा बसाया गया था। साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पे चंबा शहर का नाम रखा था। अगर मैं बात करता हूँ कि जो चंबा की जो पेंटिंग है वो किसके कार्यकाल या किस राजा के कार्यकाल के दौरान जो है फली फूली, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चंबा की जो पेंटिंग है वो राजा उदय सिंह बर्मन के कार्यकाल में फली फूली थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ। तो कांगड़ा में कौन सा मंदिर है भैया, मसरूर मंदिर है। और कांगड़ा के मसरूर मंदिर को एलोरा ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। कब ये फला फूला था, तो ये 8वीं शताब्दी में फला फूला था। दोस्तों याद रखना कि हिमाचल का एलोरा जो है वो कांगड़ा के मसूर मंदिर को कहा जाता है, लेकिन हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है, तो हिमाचल में जो अजंता वो ताबो मठ को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, ताबो मठ को अजंता कहा जाता है और एलोरा कांगड़ा के मसरूर मंदिर को कहा जाता है। ये भी याद रखना है मसरूर मंदिर कहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया। वो स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। देखिए मंडी की जो शिवरात्रि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है मंडी की शिवरात्रि। तो अगर मैं मंडी की शिवरात्रि के मेले की अगर बात करता हूँ तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि ये बीएड एंट्रांस की सीरीज चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि अन्य बच्चे भी इसको देख सकते हैं, चाहे वो एचपी टेट के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी सीरीज चलाई है। लेकिन जीके जो सेम रहने वाला है, जीएस आपके लिए सेम रहने वाला है, तो दोनों के फायदे होने वाला है। तो सभी यहाँ पे देख सकते हैं। और जिसको ये वीडियो भाई शेयर अच्छी लग रही है वो खुद सब्सक्राइब करेगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है, सभी को शेयर करना है ताकि सभी का भला हो। हमारा जो टारगेट रहेगा बीएड एंट्रांस में वो 110 नंबर लेने हैं, और जीएस प्लस हमारे जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें हमने अधिक से अधिक नंबर लेने हैं। तो बात हो रही थी कि जो मंडी का शिवरात्रि मेला है वो किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ मंडी शहर की, तो मंडी शहर की जो स्थापना है वो 1527 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये अजबर सेन के द्वारा। याद रखना है भैया, मंडी शहर की जो स्थापना है वो अजबर सेन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1527 में। देखिए मंडी को अपनी राजधानी भी अजबर सेन के द्वारा ही बनाया गया था। और एक चीज़ और आपने याद रखना है कि मंडी में एक मंदिर है जिसका नाम है भूतनाथ मंदिर। मंडी का जो भूतनाथ मंदिर है वो भी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा बनाया गया था। देखिए दोस्तों, अजबर सेन 1527 में मंडी के राजा बने और 1534 में इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो अजबर सेन के बारे में हमने बहुत सारी बातें यहाँ से देखी। इन्होंने मंडी की शिवरात्रि मेला को शुरू करवाया था। क्वेश्चन आपने बोलना है कि जो मंडी की शिवरात्रि है कमेंट बॉक्स में ये कहाँ पे लगती है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। अगर मैं मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, 10 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें जो है कांगड़ा में 15 है। दोस्तों ये आपको पढ़ के जाना है, मेरा एक प्लेलिस्ट में एक शॉर्ट है उसको देख के जाना है, उसमें मैंने 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र आपको सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड में बताई है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको बोल रहा हूँ 15 सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कांगड़ा में, 10 मंडी में, शिमला में 8 है। 5 जिले ऐसे जिसमें 5-5 है, वो जिले हैं सिरमौर, सोलन, चंबा, ऊना और हमीरपुर। इन 5 ही जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या 5-5 है। और 2 जिले ऐसे जिसमें 4-4 है, बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा सीटों की संख्या 4-4 है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति और किन्नौर की, तो वहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी है, 1-1। देखिए ऐसी सीरीज़ें जो है यूट्यूब के अंदर बहुत कम चलाई जाती है, और मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि अच्छी शिक्षा बच्चों तक प्रोवाइड करवाना। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे से,
उसके लिए मेरे कुछ वीडियोज़ है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अब मैं इसमें इस सीरीज़ में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल रहा हूँ। तो सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन सोलर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह है, नियरेस्ट जो प्लेनेट है, वो है कौन सा? बुध। अगर मैं बुध ग्रह की बात करता हूँ तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है और बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य का जो चक्कर है, सूर्य का एक चक्कर है, सूर्य का परिक्रमण, सूर्य का जो रेवोल्यूशन है, जो सबसे कम दिनों में कौन सा ग्रह लगाता है भाई सूर्य का एक चक्कर? तो वो कौन लगाता है? बुध। बुध मात्र 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ये क्वेश्चन भी बीएड एंट्रेंस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर मैं बात करता हूँ शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल प्लैनेट जो है वो 8 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह जो है इसको भोर का तारा और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन और भगिनी ग्रह भी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी आ जाता, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट जब आपने देखा तो कौन था? सूर्य, लेकिन बुध। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो कौन सा है? शुक्र। सिस्टर ऑफ अर्थ भी कौन है? शुक्र। तो आपने ये याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। देखिए, सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। सबसे दूर बहुत बार पूछा जाता है, तो सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। याद रखना, सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे ऑप्शन में मंगल दिया है कि फोबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह है? तो फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल के दो उपग्रह है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और डिमोस जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पृथ्वी के वायुमंडल ऑक्सीजन का लगभग कितने प्रतिशत कितना है? देखिए, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जो है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो 28%, वैसे 2.95% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन हम कितनी बोलते हैं? एग्जामिनर जो है 21% देता है। देखिए, ये तो ऑक्सीजन की बात हो रही थी कि ऑक्सीजन तो भैया कितने परसेंट पाई जाती है? 21% पाई जाती है। लेकिन अगर कल के लिए पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है भैया 78% नाइट्रोजन यहाँ पे पाई जाती है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, ये 78% पाई जाती है। और अगर बात करते हैं ऑर्गन की, कि ऑर्गन कितनी पाई जाती है, तो ऑर्गन जो पाई जाती है वो 0.93%। याद रखना, 0.93% जो है वो ऑर्गन पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो 0.04% जो है वो क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है? तो कौन सा मेघ ऐसा है जिसका अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है? तो वो कौन सा है? वो कपासी मेघ। अगर मैं बात करता हूँ कपासी मेघ की, तो ये कॉटन की तरह दिखते हैं। देखिए दोस्तों, इसलिए इसको क्यूमुलस भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलस भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है और बीएड का जो एंट्रेंस है वो उतना आसान आने वाला भी नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख के जा रहे हैं, मेरे खुद के अभी बीएड के एग्ज़ाम चले हैं, उस वजह से मैं आप तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि 15 जून के बाद मैं लगातार आपके साथ रहूँगा। लेकिन उस बीच भी जब तक मेरे एग्ज़ाम है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटिन्यू जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। लेकिन अगर थोड़ा सा 1 या 2 दिन बीच में जो है गैप होता है, तो मेरे एग्ज़ाम की वजह से ही होगा। अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है माउंट कोशियस्को। माउंट कोशियस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बोलेंगे सर ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मियों में क्रिसमस की छुट्टी भी मनाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही तो वहाँ की कैपिटल की बात भी कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है इसका नाम है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है इसका नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की जो है वो करेंसी है। और कैनबरा जो है यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट कोशियस्को। और कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? नेशनल बर्ड है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उत्पन्न होती है? लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से अभी चोटियों की बात हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया की हमने देखी थी माउंट कोशियस को, लेकिन माउंट एवरेस्ट
के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट है 88,48.86 मीटर। याद रखना है भाई 8 स्क्वायर मीटर, भाई आपने याद रखना है 8,848, या याद रखेंगे 8848। माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पे है? नेपाल में है। लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, क्या किस नाम जाना जाता है? सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी? माउंट एवरेस्ट। बीएड में बहुत बार पूछी गई है, लेकिन हर बार माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागर माथा। और चीन में क्या बोलते हैं? चोमुलंगमा। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम है K2। और तीसरी जो अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नाम है कंचनजंगा। भाई पूर्णतया भारत की भूमि पे आने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो हाइट है वो 85-86, बहुत आसान है याद करना इसको। क्या याद रखेंगे? 85-86 मीटर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ ही जाता है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उत्पन्न होती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उत्पन्न हो रही है? तो ये जो नदी है इसका नाम क्या है भैया? तो नाम जो है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से उत्पन्न हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ कावेरी नदी 3 स्टेट्स में, जैसे तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, कहाँ कहाँ में बहती है? तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में बहती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। अगर मैं कावेरी की कुछ सहायक नदियों की बात करता हूँ, जैसे कि ये आपने याद रखना है, नोट करना है, कावेरी की सहायक नदियाँ पूछी गई है पेपर में। हरंगी, शिमसा, हेमवती, अर्कावती, भवानी और अमरावती। देखिए दोस्तों आपने याद रखना है कौन कौन सी बोली मैंने? हरंगी बोली है, शिमसा बोला है, हेमवती बोला है, अर्कावती बोला है, भवानी बोला है और अमरावती बोला है। तो आपने सारी की सारी ये याद रखनी। देखिए ये तो कावेरी की कुछ सहायक नदियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहायक नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों की पूछी जाती है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद जो पेपर में पूछा जाता है, कृष्णा की बहुत बार सहायक नदियाँ पूछी जाती है। कृष्णा की सहायक नदियों की बात अगर मैं करता हूँ तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। माल प्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा तो सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा की। मूसी नदी है, भीमा नदी है, सारी की सारी नदियाँ जो है वो बहुत बार पूछी जाती है। तो कृष्णा की सहायक आपने रखनी है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी की सारी जो है ये किसकी सहायक है भाई? कृष्णा की सहायक नदियाँ। ऑप्शन में गोदावरी दी है, गोदावरी की भी कुछ सहायक नदियाँ है, जैसे कि वेन गंगा है, पेन गंगा है। ये सारी नदियाँ आपने जो है, प्राणहिता है, ये सारी की सारी नदियाँ जो है ये आपने याद रखनी है। गोदावरी नदी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी नदी जो है दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब हम थोड़ा पॉलिटी का सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो बात हो रही थी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों से आवंटन की बात की गई है। तो राज्यसभा का जो सीटों का जो बंटवारा है वो बताया गया है कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। देखिए सारी अनुसूचियाँ तो नहीं पता होनी चाहिए, टोटल अनुसूचियाँ कितनी है? 12, लेकिन इंपॉर्टेंट तो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो पहली अनुसूची में नेम ऑफ स्टेट और यूटी, नेम ऑफ स्टेट कि राज्यों का नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बोला गया है पहली अनुसूची में। इसके अलावा तीसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ ओथ से ये संबंधित है। चौथी अनुसूची की अगर मैं बात करता हूँ तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है उससे संबंधित है। छठी अनुसूची जो है ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा था, छठी अनुसूची जो वो स्पेशल प्रोविज़न दिया है ट्राइबल एरिया के लिए। याद रखना है कि जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के लिए छठी अनुसूची में बताया गया है। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में क्या है कि भाषा के बारे में बताया गया है कि भारत में जो है वो कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं को दर्जा दिया गया है। 11वीं अनुसूची में अगर मैं बात करता हूँ तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, समानता का अधिकार है एक। देखिए समानता का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो समानता का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स की तो फंडामेंटल राइट्स की जो जिक्र है 12 से 35 तक किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स की तो आर्टिकल 14 से 18, याद रखना आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में आर्टिकल 14 से 18 बताया गया है। आर्टिकल 19 से 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम, याद रखना है फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लोटेशन भाई इसको बोलेंगे हम 23 और 24 में जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला गया है। और 25 से 28 ये सारे के सारे मौलिक अधिकार आपको याद रखने हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28,
और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। दोस्तों ये आपने याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये संविधान के निर्माता थे। देखिए दोस्तों, इसके तहत जो आर्टिकल अनुच्छेद 32 जो है, इसके तहत जो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जो है वो रिट लगा सकते हैं। रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है, अगले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा। और अगर कोई बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहा है भाई, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है एचपीजीके की, वो देख लो, आपका वहाँ से भी काम होने वाला है। टेट के लिए भी जो मैंने सीरीज बनाई वो भी जीके की सीरीज है, उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें थंबनेल डाला है एचपी टेट के क्वेश्चन तो वहाँ पे है ही है, लेकिन वो सीरीज जीके की इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कमीशन में बैठोगे, चाहे बीएड की तैयारी, एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, हर चीज़ के लिए ये जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। सितार बजाने में यांत्रिक ऊर्जा परावर्तित होती है। कि सितार जब बजाया जाता है तो जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो साउंड एनर्जी में जो है वो परावर्तित होती है। तो यहाँ पे तो ध्वनि ऊर्जा नहीं है, तो क्या आंसर आएगा इनमें से? कोई नहीं। अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों का, जैसे कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कौन बदलता है, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है माइक्रोफोन। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है माइक्रोफोन। अगर हम बात करते हैं डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ये सारी बातें नोट करनी है, बीएड एंट्रांस में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैटरी क्या करती है, तो बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, चेंज करती है। ये भी आपने सारी बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको करंट अफेयर भी बताऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर भी जो है वो पेपर में आता है। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो देखने का फ़ायदा ये है कि मैं लास्ट में आपको थोड़े बहुत करंट अफेयर बता देता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। तो बात हो रही है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है वो ऑक्जेलिक एसिड। किसका होता है भैया? ऑक्जेलिक एसिड। और क्वेश्चन ये आता है कि, अगला क्वेश्चन आता है कि चींटी जब डंक मारती है तो वो कौन सा अम्ल या कौन सा एसिड छोड़ती है, तो वो छोड़ती है मिथेनाइक एसिड। याद रखना है आपने। खट्टे पदार्थों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन में दिया है सिट्रिक एसिड। ये भी आपने याद रखना है। आपने ये भी याद रखना, टार्ट्रिक कहाँ होता है, तो इमली में जो है वो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ याद रखनी है। अब कुछ दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप बीएड एंट्रांस दे रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर की बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहती है। देखिए, अगर मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ तो बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो रूस के जो 5वीं बार राष्ट्रपति बने, इनका नाम है पुतिन। याद रखना है, व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन आपने पुतिन याद रखना है। तो 5वीं बार राष्ट्रपति बने रूस के व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन आ सकता है कि जो साल 2024 में जो है कितने लोगों को भारत रत्न मिला था, तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला था। नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन। ये वही एमएस स्वामीनाथन है जिनको हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर का कमेंट दे सकते हैं, सभी दे सकते हैं जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है। और जिसको जो चाहता है कि जिसको और भी कुछ नीड है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर आपको टेट परीक्षाओं की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने हर टेट सीरीज़ में दिया है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और मैं बीएड के बच्चों को इतना सजेशन यहाँ से देता हूँ कि बेटा जो टेट की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपके जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, तो आप टेट की सीरीज़ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, पार्ट 2।